हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्रॉम Cousel and Lewis treatment of the formation of ionic bond, it follows that the formation of ionic compound would primarily depend upon number one, the ease of formation of positive and negative ions from the respective neutral atoms। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो मेन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ease of formation of negative and positive ions from the respective elements। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ease of formation of ions, जिसमें दोनों टाइप के आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा जो फैक्टर होगा द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन इन द सॉलिड, दैट इज कॉल्ड एज द लैटिस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है लैटिस ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इस पर जो है डिपेंड करता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है किस तरह से और कितनी आसानी से जो है फॉर्म हो सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसके पहले हमने स्टडी किया है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव आयन जो किसी भी एटम से जो फॉर्म होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से होगा, वो चाहे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो, दो हो, तीन हो या जितने भी हो सकते हैं, वाट एवर इट मे बी। एंड निगेटिव आयन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखिए कि इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जो है किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक जनरल एटम जो है एम कंसिडर कीजिए, वाट एवर इट में भी, आप इसको जो है कोई नाम नहीं दीजिए, बस ये सिर्फ जो है एक एटम एम हम जो है कंसिडर कर रहे हैं गैसियस स्टेट में। तो ये क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल से, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। सपोज़ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये बनाएगा एम प्लस आयन इन गैसियस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है उस एनर्जी को हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा आई एच, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, हमने जो इसके पहले वाला जो चैप्टर था पीरियोडिक टेबल वाला, उसके अंदर हमने इस चीज़ को जो है बहुत डिटेल में स्टडी किया है। दूसरी जो यहाँ पर जो है आपको एक रिएक्शन मिलेगी, तो आप जो है एक्स एटम जो है कंसिडर कीजिए गैसियस स्टेट में, और इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कीजिए तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू एक्स माइनस गैसियस, और यहाँ पर जो एनर्जी कंटेंट होगा दैट एनर्जी कंटेंट इज कॉल्ड एज डेल्टा ई जी एच। दिस डेल्टा ई जी एच इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस तरह से ये जो है दो टाइप की एंथैल्पीज इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होती है। पहली एंथैल्पी जो होगी जिसको हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है और कोई भी एटम जो है केटायन फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव आयन। और दूसरी टाइप की जो एंथैल्पी है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसके अंदर कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और इस तरह से निगेटिव आयन जिसको हम अनायंस कह रहे हैं। अब ये दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे के साथ जब ज्वाइंट होते हैं तो एक जो है स्टेबल आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो देखिए किस तरह से होगा, आप यहाँ पर जो है एम प्लस गैसियस स्टेट लीजिए और एक्स माइनस गैसियस स्टेट में लीजिए, दोनों को आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो ये बनेगा एम एक्स इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर जो है एक स्टेबल कंपाउंड बनता है जिसको आप आयोनिक कंपाउंड कहोगे। तो ऑब्वियसली आयोनिक कंपाउंड विल बी फॉर्म मोर इजीली बिटवीन द एलिमेंट्स विद कंपेरेटिवली लो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो यहाँ पर जो है कोई भी आयोनिक कंपाउंड उस वक्त बहुत आसानी के साथ और बहुत इजीली फॉर्म होगा जब उसके अंदर जो है केटायन की एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो है ये बहुत कम हो, और साथ ही साथ द एलिमेंट्स विद कंपेरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन।
तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो है जितनी ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी उतनी आसानी के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से जो है वहाँ पर आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स हैव द केटायंस डेराइव्ड फ्रॉम द मेटालिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप जो है एक बात ध्यान रखिए कि जनरली जो केटायंस होते हैं आयोनिक कंपाउंड के अंदर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आयोनिक कंपाउंड, इसके अंदर जो है दो टाइप के आयंस होते हैं। पहला होगा केटायन और दूसरा होगा अनायन। अब यहाँ पर जो एक चीज़ जो है आपको एक कॉमन चीज़ बताई जा रही है कि जनरली आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जो केटायंस होते हैं वो कहाँ से बनते हैं। तो दिस केटायंस आर फॉर्म बाय मेटालिक एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस केटायंस आर फॉर्म बाय मेटालिक एलिमेंट्स। और सिमिलरली अनायंस आर फॉर्म बाय द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो ये एक चीज़ जो है आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जो केटायंस और आयनायंस फॉर्म होते हैं उसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पर जो है अनायन जो है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के ज़रिए से फॉर्म होते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक एक्सेप्शन बता दूँ कि अमोनियम आयन NH4+ आयन, तो ये जो है नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिलकर जो बना हुआ, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों ही नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी ये केटायन फॉर्म करने, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है। बाकी जो है आप जनरली हैलोजेंस लीजिए तो हैलोजेंस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद जो है हालाइड आयन जो है फॉर्म होते हैं। तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये नॉन मेटालिक एलिमेंट होने के बावजूद भी ये केटायन जो फॉर्म करते हैं। ओके, इससे हट के और कोई बात है ऐसी नहीं है। तो आयोनिक कंपाउंड्स इन क्रिस्टलाइन स्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ केटायंस एंड अनायंस। तो यहाँ पर आपको जो है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलेगा। जो क्रिस्टल लैटिस जो फॉर्म होता है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर केटायंस एंड अनायंस हेल्ड टुगेदर बाय कोलम्बिक इंटरेक्शन एनर्जीज। तो केटायंस और अनायंस के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जीज होती है वो कोलम्बिक फोर्सेस होती है। दीज कंपाउंड्स क्रिस्टलाइज इनटू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ आयंस, देयर पैकिंग एंड अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें आपको जो पता चलेगी कि इनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसको आप जो है उसकी साइज़ से, उसके आयन के ज़रिए, जो आयन्स की जो साइज़ होती है उसके ज़रिए से, साथ ही साथ जो है उसकी जो है पैकिंग होती है, कौन से टाइप की पैकिंग उसके अंदर जो है केटायंस और अनायंस के बीच में है, उसके ज़रिए से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है स्टडी कर सकते हो। तो एक एग्जांपल आपके पास है जिसको आप जो है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कहोगे, दैट इज़ नथिंग बट अ रॉक साल्ट। तो मैं आपको जो है डायग्राम दिखा रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड का जो रॉक साल्ट है वो क्रिस्टल लैटिस में जो है किस तरह से होता है। तो लुक हियर, सोडियम क्लोराइड फार्मूला है NaCl और इसको जनरली हम नाम देंगे रॉक साल्ट। तो इसके अंदर देखिए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है वो किस तरह का होता है, मैं आपको जो है एक फिगर जो है आपकी बुक में है वो दिखा रहा हूँ। तो लुक हियर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस वन, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए कि ये किस तरह से जो है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक आपको जो है ब्लू कलर का यूनिट दिख रहा है और एक जो है रेड कलर का यूनिट दिख रहा है। तो ये दोनों यूनिट जो है यहाँ पर डिफरेंट आयंस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ब्लू कलर का जो लार्जर साइज़ का जो यूनिट आपको दिख रहा है दिस इज़ Cl- आयन, और स्मॉलर साइज़ का जो रेड कलर का यूनिट दिख रहा है दिस इज़ Na+ आयन। तो देखिए एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको यहाँ पर जो है क्रिस्टल लैटिस में नज़र आता है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लोज करता हूँ, आप इसको बहुत इजीली जो ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज़ द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, दैट इज़ द सोडियम क्लोराइड। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखिए किस तरह से ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर रहे हैं, एक सोडियम आयन, एक क्लोराइड आयन। फिर इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर जो है 3 डायमेंशनल जो है अरेंजमेंट है, पैकिंग ऑफ द केटायंस और अनायंस यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है शो की गई है। सो दिस इज़ द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ रॉक सॉल्ट, दैट इज़ द सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हो। इन आयोनिक सॉलिड्स द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
एंड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बी पॉजिटिव। तो आप देखोगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर या आयोनिक सॉलिड्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब आप यहाँ पर डेल्टा EgH प्लस डेल्टा IH ये देखोगे तो जनरली ये जो है पॉजिटिव होती है, इट मे बी पॉजिटिव, बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। लेकिन फिर भी जो है क्रिस्टल जो है किस वजह से स्टेबलाइज होता है, जिसके अंदर जो है एनर्जी जो रिलीज़ होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन फॉर सोडियम आयन जो है ये 495.8 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पर आप देखिए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन दैट इज डेल्टा IH फॉर सोडियम इज इक्वल टू 495.8 किलो जूल्स। ये गैसियस फॉर्म में 498.5 किलो जूल्स पर मोल, ये इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर जो Na+ जो फॉर्म होता है, तो यहाँ पर आप जो सिर्फ सोडियम गैसियस स्टेट में कंसीडर कीजिए तो ये 498.5 किलो जूल, सॉरी इट इज़ 495.8 किलो जूल्स। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर क्लोरीन गैस, जिसको हम डेल्टा EgH फॉर Cl गैस कहेंगे, तो इट इज़ माइनस 348.7 किलो जूल्स पर मोल है। अगर आप जो है इन दोनों का एडिशन करते हो तो आपको यहाँ पर जो है जो मिलेगा सम ऑफ दीज टू एनर्जीज और टू एंथैल्पीज इज इक्वल टू 147.1, इट इज़ 147.1 किलो जूल्स पर मोल। तो ये वैल्यू आपको जो है मिलती है। सम ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर मिलती है एंड इट इज़ मोर देन द compensated for by the enthalpy of lattice formation of sodium chloride। तो सोडियम क्लोराइड की जो लेटिस एनर्जी है जो सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए लगती है उससे जो है ज़्यादा है। तो लेटिस एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड, ये आपको वैल्यू मिलेगी -788 किलो जूल्स पर मोल, -788 किलो जूल्स पर मोल। तो ये दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको जो है इन दोनों का जो समेशन है वो इस एंथैल्पी से जो है ज़्यादा मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज लेटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देयरफॉर द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज़ ग्रेटर देन द एनर्जी एब्सॉर्ब। तो यहाँ पर जो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो एब्सॉर्प्शन की एनर्जी से जो है ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो इसको कंपेयर कर सकते हैं। दस qualitative measure of the stability of an ionic compound is provided by its lattice enthalpy and not simply by achieving the octet of the electrons around the ionic species in gaseous state। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमको समझ में आती है, जैसे कि ऑक्टेट रूल के अंदर हमने अभी इसके पहले जस्ट स्टडी किया था और उसके अंदर ये पता चला कि जो भी एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं तो वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए और इस तरह से जब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो हम उसको समझते हैं कि हाँ ठीक है ये जो है एक स्टेबल कंपाउंड जो है फॉर्म हुआ। लेकिन अब यहाँ पर एक बात हमको समझ में आती है कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड जो है ये उसकी लेटिस एंथैल्पी के ऊपर जो है डिपेंड करता है और सिर्फ ऑक्टेट को अचीव कर लेने से वो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं आती है। तो यहाँ पर जो है लेटिस एंथैल्पी जो है आपको समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय लेटिस एंथैल्पी। तो इसी के अंदर जो है अगला टॉपिक हम जो स्टडी कर रहे हैं कि लेटिस एंथैल्पी जो है क्या होता है और उसको हम जो है किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो इट इज़ लेटिस एंथैल्पी, जिसको सिंपली आप डेल्टा LH जो है कंसिडर करोगे। डेल्टा LH, L स्टैंड्स फॉर लेटिस। तो द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज़ डिफाइंड एज, देखिए क्या इसकी डेफिनेशन अच्छी से समझिए। द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions। तो यहाँ पर ध्यान रखिए एनर्जी
required to complete separate 1 mole of ionic solid into its constituent gaseous ions। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड ले लीजिए सॉलिड स्टेट में, इसको जो है आपको ब्रेक डाउन करना है, सेपरेट करना है Na+ गैस और Cl- गैस के अंदर। तो इसके अंदर जो कुछ भी एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, दैट एंथैल्पी रिक्वायर्ड इज़ कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। तो ये चीज़ जो है आप जो है बहुत आसानी के साथ जो समझ सकते हो। अब अभी जस्ट मैंने आपको जो बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड इज इक्वल टू -788 किलो जूल्स पर मोल। तो आप यही एंथैल्पी अपोजिट साइन के साथ अगर आप लिखोगे तो दैट एंथैल्पी विल बिकम द लेटिस एंथैल्पी फॉर सोडियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे लेटिस एंथैल्पी डेल्टा LH फॉर सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 788 किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ पर आप देखिए कि फाइनाइट डिस्टेंस तक के जो है आप इन आयंस को जो है सेपरेट कर दीजिए, और उसके सेपरेशन के लिए आपको जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड एज लेटिस एंथैल्पी। तो दिस मीन्स दैट 788 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड इंटू 1 मोल ऑफ Na+ गैस and 1 mole of Cl- gas to an infinite distance। इतने डिस्टेंस पर आप इसको जो है सेपरेट कर दीजिए कि ये दोबारा से जो है ये यूनाइट होकर फिर से क्रिस्टल ना बनाए, क्योंकि यहाँ पर हम जो है सेपरेशन वाली जो है एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इतना सेपरेट कर दीजिए कि वो दोबारा से ज्वाइंट ना हो। तो उस हद तक के, उस लिमिट तक के जिसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस कहोगे, वहाँ तक आप उसको जो है सेपरेट कर दीजिए। तो उसके लिए जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी या उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ कॉल्ड एज lattice enthalpy। This process involves both attractive forces between ions of opposite charges and repulsive forces between the like charges. Solid crystal being three-dimensional in nature, it is not possible to calculate lattice enthalpy directly from the forces। तो यहाँ पर जो है 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होने की वजह से आप जो है इन फोर्सेस के ज़रिए से डायरेक्टली आप जो है लेटिस एंथैल्पी जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करने के लिए अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के अंदर जो है कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं जो कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती है। तो ये बॉन्ड पैरामीटर जो है कौन कौन से हैं और कैसे आप उसको जो है मेज़र कर सकते हो, उसको हम जो है मॉलिक्यूल के अंदर जो है कहाँ पर उसको जो है असाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है हम बॉन्ड पैरामीटर के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए ये बॉन्ड पैरामीटर्स हैं जिसमें सबसे पहला जो बॉन्ड पैरामीटर है दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ हम जो है स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर पहला जो पॉइंट होगा दैट इज़ बॉन्ड लेंथ। अब देखिए कि बॉन्ड लेंथ का एक्चुअल जो है मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। बॉन्ड लेंथ इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। 2 एटम आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, बॉन्डेड है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहेंगे बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो आप यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर जो है आप बहुत आसानी से बॉन्ड लेंथ को जो है स्टडी कर सकते हो। तो एक एटम आपके पास है एटम A, दूसरा एटम है एटम B, और ये देखिए दोनों के जो है ये न्यूक्लियाई है। तो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। और उसके बाद ये देखिए ये दोनों एटम्स के जो कोर्स हैं ये जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वहाँ से हमने एक इमेजनरी लाइन पास की है, और ये न्यूक्लियाई के सेंटर से जो है लाइंस पास करके हमने यहाँ पर 2 तरह के रेडियस जो है लिखा है। RA इज़ द रेडियस ऑफ एटम A वाइल RB इज़ द रेडियस ऑफ एटम B। तो दोनों एटम्स के रेडाई जो है इसके अंदर बॉन्ड लेंथ के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो बॉन्ड लेंथ इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम
in a molecule. It is measured by spectroscopic method, X-ray डिफ्रैक्शन मेथड और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। अलग अलग जो है मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से आप उसको मेज़र कर सकते हो, जो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट्स टू द बॉन्ड लेंथ इन कोवैलेंट बॉन्ड। द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड एज कोवैलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। अगर आप जो है इसको कोवैलेंट मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो तो आप इसको जो है ध्यान रखिए कि कोवैलेंट रेडियस कहोगे, तो द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड एज कोवैलेंट रेडियस। तो ये आपको जो है दिख रहा है, दिस इज कोवैलेंट रेडियस फॉर एटम ए एंड दिस इज कॉल्ड एज कोवैलेंट रेडियस फॉर एटम बी। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जो है दिख रही है। लुक हियर, ये आपके पास जो है फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। तो ये देखिए 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो दोनों के कोर जो है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ से हमने जो है एक लाइन जो है पास की है और उसके बाद जो है आप देखिए कि दोनों क्लोरीन के जो न्यूक्लियाई है यहाँ से हमने जो है एक एक लाइन पास की है। तो इस तरह से ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज़ 198 पिकोमीटर। तो ये जो 198 पिकोमीटर है, दिस इज़ द बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल। और उसका हाफ जो है आपको दिख रहा है, तो 198 का हाफ होता है 99। तो दिस 99 इज़ नथिंग बट RC। RC स्टैंड्स फॉर कोवैलेंट रेडियस। तो इस तरह से आप जो है कोवैलेंट बॉन्ड्स के अंदर जो है कोवैलेंट रेडियस जो है कैलकुलेट करोगे, जबकि यहाँ पर जो है ये डिफरेंट साइज़ के जो एटम्स हैं, तो यहाँ पर आप जो है दिस इज़ द रेडियस ऑफ एटम ए, दिस इज़ रेडियस ऑफ एटम बी। तो यहाँ पर आप जो है कोवैलेंट रेडियस नहीं कहोगे, दिस इज़ द इंडिविजुअल रेडियस ऑफ एटम ए एंड एटम बी रेस्पेक्टिवली। जबकि यहाँ पर आप देखिए कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि बॉन्ड लेंथ का एग्जैक्टली हाफ जो होगा दैट इज़ कॉल्ड एज कोवैलेंट रेडियस। तो ये देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हो कि 2 एटम जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड है और जो बॉन्ड लेंथ है उसका एग्जैक्टली हाफ जो है आपको मिलता है कोवैलेंट रेडियस, दैट इज़ कॉल्ड एज RC एंड इन केस ऑफ क्लोरीन इट इज़ 99 पिकोमीटर। The covalent radius is measured approximately as the radius of an atom's core which is in contact with the core of adjacent atom and bonded in a bonded situation। तो आप देखिए दोनों एटम्स के जो है कोर्स बॉन्डेड सिचुएशन में जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसके दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका एग्जैक्टली हाफ लिखना है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो द कोवैलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स ज्वाइंड बाय अ कोवैलेंट बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ आपको दिखती है, दिस इज कॉल्ड एज RC। अब आगे देखिए, द वैन वाल्स रेडियस रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम which includes its valence shell in a non-bonded situation। तो यहाँ पर आप देखिए कि वैन डर वाल्स रेडियस जो है क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। आप देखिए ये एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है क्लोरीन का। तो ध्यान रखिए कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट नहीं है, ये नॉन बॉन्डेड कंडीशन है। तो देखिए ये एक Cl2 मॉलिक्यूल, ये दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल, ये दोनों नॉन बॉन्डेड कंडीशंस में है। तो यहाँ पर आपको जो है वैलेंस शेल भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये इतना जो है आपको दिख रहा है, दिस इज़ द वैलेंस शेल ऑफ दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल, दिस इज़ द वैलेंस शेल ऑफ अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये आउटर सर्कल जो आपको दिख रहा है ये वैलेंस शेल है, किसमें नॉन बॉन्डिंग कंडीशन में हम इसको जो है कंसीडर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, वैन डर वाल्स रेडियस इज़ हाफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स इन सेपरेट मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड। तो आप देखिए कि ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, दोनों सिमिलर है लेकिन ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, बराबर। ये एक Cl2 मॉलिक्यूल, ये दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल। तो एक क्लोरीन इस Cl2 से ले लो और एक क्लोरीन इस Cl2 से ले लो। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसका हाफ जो होगा दैट इज़ कॉल्ड एज वैन डर वाल्स रेडियस। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाला क्लोरीन फॉर एग्जांपल, हम ये एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, दोनों मॉलिक्यूल के अलग अलग जो है क्लोरीन्स लेते हैं और उन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये 360 पिकोमीटर है। और आप देख रहे हो कि इन दोनों के हाफ जो होगा इट इज़ 180 पिकोमीटर एंड इट इज़ कॉल्ड एज RVDW। VDW स्टैंड्स फॉर वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस। RVDW इज नथिंग बट वैन डर वाल्स रेडियस। तो इट इज़ हाफ
द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोरीन एटम्स फ्रॉम टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन्स। तो यहाँ पर देखिए एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल से एक एक एटम क्लोरीन का आप लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको शेडेड बताया है। तो इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका जो हाफ होगा दैट इज़ कॉल्ड एज वान डर वाल्स रेडियस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये सॉलिड कंडीशन में जो है आप सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रेडियस कैलकुलेट करोगे दैट इज़ कॉल्ड एज वान डर वाल्स रेडियस। और इस तरह से यहाँ पर जो आप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें दोनों एटम्स के कोर जहाँ पर जो एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में बॉन्डेड कंडीशन में जो आपको डिस्टेंस मिलेगा वो बॉन्ड लेंथ होगा और उस डिस्टेंस का एग्जैक्टली हाफ जो होगा दैट इज़ कॉल्ड एज कोवैलेंट रेडियस। तो इस तरह से दो टाइप के रेडियस आपको जो मिलते हैं, एक कोवैलेंट रेडियस और एक वान डर वाल्स रेडियस। तो ध्यान रखिए कोवैलेंट रेडियस ये बॉन्डेड कंडीशन में दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा। इसी तरह से जो वान डर वाल्स रेडियस जो होगा ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के सेम एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ होगा। तो ये चीज़ जो है आपको ख़ास तौर से नोटिस करना है, ये दोनों टाइप के रेडियस जो है ये डिफरेंट हैं, ये बात जो अच्छी तरह से आपको जो है ध्यान रखना है। तो आप देखिए कि सॉलिड फिगर 4.2 के अंदर जो है आपको बहुत सारे जो है वान डर वाल्स रेडियस जो है शो किए गए हैं, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है दो सिमिलर एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ। तो आप ये जो है फिगर देख रहे हो ये 4.2 है, दिस इज़ फिगर 4.2। आपकी बुक के अंदर आप और अच्छी तरह से उसको जो है समझ सकते हो कि किस तरह से वहाँ पर जो है उसके रेडियस को जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो सम टिपिकल एवरेज बॉन्ड लेंथ्स फॉर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर गिवन इन टेबल 4.2 इन योर बुक। आपकी बुक के अंदर देखिए 3 टेबल से आपको दिए गए हैं, मैं बता रहा हूँ कि किसमें क्या क्या चीज़ आपको स्टडी करना है। तो इसको अच्छी तरह से आप नोट कीजिए और अपनी बुक के अंदर जो इसको रिफ़र कीजिए। ध्यान रखिए मैं फिगर नहीं कह रहा हूँ, मैं टेबल कह रहा हूँ, टेबल 4.2। इस टेबल 4.2 के अंदर आपको एवरेज बॉन्ड लेंथ्स मिलती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ एवरेज बॉन्ड लेंथ फॉर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये टेबल के अंदर जो है आप देख सकते हो कि ये वैल्यूज़ जो है आपको क्या मिलती है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ्स फॉर सम कॉमन मॉलिक्यूल्स इज गिवन इनटू टेबल 4.3। टेबल 4.3 में आपको जो है बॉन्ड लेंथ्स मिलेगी फॉर सम कॉमन मॉलिक्यूल्स, फॉर कॉमन मॉलिक्यूल्स ये आपको मिलती है बॉन्ड लेंथ फॉर कॉमन मॉलिक्यूल इन टेबल 4.3। उसके बाद देखिए टेबल 4.4 दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको मिलेगा कोवैलेंट रेडाई फॉर सम एलिमेंट्स। तो टेबल 4.4 इसमें आपको मिलेगा RC दैट इज़ कोवैलेंट रेडाई फॉर सम एलिमेंट्स। तो आप अपनी बुक में से जो है ये टेबल्स को जो है रिफ़र कीजिए और बहुत आसानी के साथ आपको जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है इसको जो है बॉन्ड लेंथ को जो है मेज़र किया गया है। और इसी तरह से आप देखोगे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स में जो है क्या डिफरेंस होता है और बॉन्ड लेंथ जो है कैसी होती है, कम ज़्यादा क्या होती है, बहुत क्लियर आपको जो है उसके अंदर समझ में आ जाएगा। फिर कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उसके अंदर जो है बॉन्ड लेंथ क्या हो सकती है वो टेबल नंबर 4.3 में है। और कोवैलेंट रेडियस फॉर सम एलिमेंट्स जो है दिए हुए हैं वो टेबल नंबर 4.4 में आपको मिलेगी। तो ये जो है ख़ास तौर से आप नोटिस कीजिए, तो आप बहुत आसानी के साथ अपनी बुक को रिफ़र करके आप ये जो है चीज़ स्टडी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ अबाउट बॉन्ड लेंथ। चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर बॉन्ड पैरामीटर के अंदर ही दूसरा टॉपिक है बॉन्ड एंगल। आप देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय बॉन्ड एंगल। तो लुक हियर, it is defined as the angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule or complex ion। किसी भी मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो ऑर्बिटल्स होते हैं
तो उनके बीच का जो है पर्टिकुलर जो एंगल होता है उस एंगल को हम यहाँ पर नाम देंगे बॉन्ड एंगल्स। और ये बॉन्ड एंगल किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। तो इट इज़ एक्सप्रेस इन डिग्रीज। बॉन्ड एंगल को आप जो है डिग्रीज के अंदर जो एक्सप्रेस करोगे, विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। आप इसको जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से डिटरमाइन कर सकते हो, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है एक बहुत ही यूजफुल मेथड है टू डिटरमाइन और कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल और द कॉम्प्लेक्स आयन। It gives some idea regarding the distribution of orbitals around the central atom in a molecule or complex ion, and hence it helps in determining the shape of that molecule. तो यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल जो होते हैं एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम जो है ये शो करते हैं, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल का शेप जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है जज कर सकते हो, शेप जो है आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। तो एक एग्जांपल आपको दी हुई है बुक के अंदर ही, देखिए वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से जो है शो किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है यहाँ पर शो किए हैं, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल इज गिवन इक्वल टू 104.5 डिग्रीज। इट इज़ 104.5 डिग्रीज। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है और ये ऑर्बिटल्स यहाँ पर जो मौजूद है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर प्रेजेंट है। तो इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रखने वाले ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को हम जो है बॉन्ड एंगल कह रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि इस बॉन्ड एंगल को जैसे एक पर्टिकुलर जो शेप या ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल को मिलती है, तो आप यहाँ पर देखिए इसका शेप जो है आप कह सकते हो दिस इज़ बेंट स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए हम वाटर को जो है H2O लिखते हैं और जनरली हम इस तरह से जो है केमिकल रिएक्शंस में शो करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए दिस इज़ नॉट द लीनियर स्ट्रक्चर। सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के अंदर लिखने के लिए हम यहाँ पर जो इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप है वो लीनियर नहीं है बल्कि वो बेंट स्ट्रक्चर है, और बेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पर आपको इसका एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल मिलता है दैट इज़ अबाउट 104 डिग्रीज 5 मिनट्स। तो इस तरह से ये जो है सेकंड बॉन्ड पैरामीटर है जिसको हम बॉन्ड एंगल कहेंगे। चलिए थर्ड पैरामीटर हम जो स्टडी करेंगे, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और वो है बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखिए क्या हम बॉन्ड एंथैल्पी को जो है किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो लुक हियर, बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल bonds of a particular type between 2 atoms in a gaseous state। यहाँ पर ध्यान रखिए कि 2 एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, आप उसकी गैसियस स्टेट कंसीडर कीजिए। तो इन दोनों एटम को सेपरेट करने के लिए, इन दोनों एटम के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए आप 1 मोल कंसीडर कीजिए, 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। वो एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हीट के फॉर्म में हो या और किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी हो सकती है। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, तो इस एनर्जी को हम नाम देते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। मैंने इसके पहले बताया था एंथैल्पी इज़ नथिंग बट एनर्जी, इसलिए आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है कि ये एंथैल्पी एक नया वर्ड कहाँ से आ गया। तो इट इज़ एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी, आप इसको सिंपली बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हो। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर मोल। इसकी जो यूनिट है दैट इज़ किलो जूल्स पर मोल जो है इसकी यूनिट है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर जो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो है अटैच्ड है। तो इन दोनों हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए इस बॉन्ड को जो है आपको ब्रेक करना है। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होगा कि आपको टोटल 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इट इज़ डेल्टा AH इज इक्वल टू 435.8 किलो जूल्स पर मोल।
तो आप इसको सिंपली कह सकते हो दिस इज़ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, या फिर सिंपली आप कहिए इट इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन। सो 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली इस रिएक्शन को हम जो इस तरह से लिख सकते हैं, लुक हियर, H2 गैस गिव्स राइज टू H गैस प्लस H गैस, और इसके अंदर आपको डेल्टा AH की जो वैल्यू मिलेगी वो ये वाली है 435.8 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो है दो ऑक्सीजन जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है डबली बॉन्डेड जॉइंट होते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ अबाउट 498 किलो जूल्स पर मोल। तो आप देखिए O2 मॉलिक्यूल्स के अंदर दो ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड है, और इसके लिए आपको बॉन्ड एंथैल्पी जो लगेगी दैट इज़ 498 किलो जूल्स पर मोल। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको अबाउट 498 किलो जूल्स पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह से आप देखिए कि N2 मॉलिक्यूल है जिसमें दो नाइट्रोजन्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है ट्रिपली बॉन्डेड है। N2 गैसियस फॉर्म में अगर आप देखिए तो दीज टू नाइट्रोजन्स आर ट्रिपली बॉन्डेड, और इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो दी हुई है दिस इज़ अबाउट 946 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हो गया 946 किलो जूल्स पर मोल। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर जो इसको बॉन्ड एंथैल्पी या सिंपली इट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है कह सकते हो। तो लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्गर जो है वो बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये चीज़ जो है आप जो है आसानी के साथ जो है देख सकते हो कि जैसे जैसे बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी तो आप उसमें ये बात समझ सकते हो कि वो मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। तो इस तरह से जो है ये बॉन्ड एंथैल्पी डिसाइड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू ज्वाइनिंग एटम्स। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड हैज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ अबाउट 431 किलो जूल्स पर मोल। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास में एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको गैसियस स्टेट में कंसिडर कीजिए तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको मिलेगी दैट इज़ अबाउट 431 किलो जूल्स पर मोल। 431 किलो जूल्स पर मोल। तो इस तरह से जो है आप जो है किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर जो ज्वाइनिंग एटम्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी या सिंपली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहेंगे। अब देखिए इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैलकुलेट करना जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, कॉम्प्लिकेटेड जो है ये इसका जो है मेथड है। तो इसके अंदर आप देखिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक साथ मेज़र नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर आप देखिए कि देयर आर द प्रेजेंस ऑफ टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑफ दीज टू बॉन्ड्स इज़ नॉट सिमिलर। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जैसे कि हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल, तो आप देखिए HO और इसी तरह से यहाँ पर जो है तो इस तरह से दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो दोनों बॉन्ड जो है आपको सेम दिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी सेम होगी, बल्कि ये प्रोसेस जो है दो स्टेप में जो है कंप्लीट होगा। और वो किस तरह से होगा आप यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल H2O गैस। तो पहले ये जो है H गैस प्लस OH गैस, पहले एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके अंदर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी डेल्टा AH1, आप इसको जो है फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहिए, और ये होगी 502, इट इज़ इक्वल टू 502 किलो जूल्स पर मोल। ये 502 किलो जूल्स पर मोल होगी। उसके बाद दूसरे वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, आप देखिए OH गैस गिव्स राइज टू H गैस प्लस O गैस। अब यहाँ पर आपको दूसरी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मिलेगी डेल्टा AH2, और ये होगी 427 किलो जूल्स पर मोल। 427 किलो जूल्स पर मोल। अब सवाल ये उठता है कि आपको
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ वाटर कौन सी कंसिडर करना है, 502 लेना है या 427 लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द टर्म मीन और एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज़ यूज्ड। और उसको जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये दोनों एंथैल्पीज़ का जो है एवरेज निकाल लीजिए, तो आपको देखिए क्या मिलेगा। लुक हियर, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ वाटर, हम वाटर की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट इज़ इक्वल टू, पहली आपको मिलती है 502, दूसरी मिलती है 427 डिवाइडेड बाय 2। आप इसका जो है एवरेज निकाल लीजिए, तो ये वैल्यू मिलेगी 464.5। इट इज़ 464.5 किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ पर जो है आप ऐसी सूरत में एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है कैलकुलेट करोगे। एक एग्जांपल जस्ट मैं आपको बता दूं कि अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन 1, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन 2, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन 3 ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ये 3 डिफरेंट आपको जो एंथैल्पीज़ मिलेगी। इन तीनों का एवरेज निकालकर आप जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करोगे। सेम एग्जांपल आप जो है मीथेन की ले सकते हो, जिसमें कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पर जो है चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए आपको डिफरेंट एंथैल्पीज़ मिलेगी। तो चारों एंथैल्पीज़ का जो है आप एवरेज निकालकर उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन जो है कह सकते हो। तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज़ इनटू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक एंड सिमिलरली द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट जो हम यहाँ पर जो है लिखे स्टडी करेंगे, दैट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल सिंपल है, आप बहुत आसानी के साथ इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। लुक हियर, चौथा जो पॉइंट है, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, जिसको सिंपली हम BO से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज BO, दैट इज नथिंग बट बॉन्ड ऑर्डर। तो इन लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। 2 एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, आप उसी को जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है कह सकते हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपको जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 मिलेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 मिलेगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर जो आपको 3 मिलेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से जो है इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 ज्वाइनिंग एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो बहुत आसानी के साथ आप जो देख सकते हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है रेस्पेक्टिवली जो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है बहुत इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो है बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसकी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है 946 किलो जूल्स पर मोल है। तो यहाँ पर जो है डेल्टा AH0 इज इक्वल टू 946 किलो जूल्स पर मोल। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टिंग है उनमें सबसे हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको मिलेगी नाइट्रोजन की, बिकॉज इन दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम्स आर ट्रिपली बॉन्डेड। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है बहुत ही शॉर्ट जो है बॉन्ड लेंथ होगी और उसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये 946 किलो जूल पर मोल जो है ये तमाम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सबसे हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। अब एक चीज़ और आप देखिए कि इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दे हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज या आयंस होते हैं उसका जो है आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है आइडेंटिकल मिलेगा। एग्जांपल देखिए F2 और O2 2-।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपके पास में यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल है F2 फ्लोरीन, और एक इसका जो है आयन है O2 2-। तो ये दोनों जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है स्पेसीज़ हैं, एक मॉलिक्यूल है और एक आयन है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। F2 मॉलिक्यूल और O2 2- का जो है बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलता है 1। इसी तरह से N2CO एंड NO+, N2CO एंड NO+, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक नाइट्रोजन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक NO+ आयन है। इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के अंदर जो है आप ये बात एक खास नोटिस करोगे कि देयर बॉन्ड ऑर्डर्स आर आइडेंटिकल और सिमिलर। तो यहाँ पर एक बात और जो है ख़ास तौर से आप नोटिस कीजिए, विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। जब आप जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है इंक्रीज़ करोगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ होता है अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज़ होगी। तो आप यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल आप लोगे N2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 है। तो यहाँ पर जो है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है बहुत ही हाईएस्ट होगी, और जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज़ होगी। मतलब आप सिंपली एक एग्जांपल जस्ट मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कंसीडर कीजिए, दूसरा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड अगर आप कंसीडर करते हो, तो सिंपली आप यहाँ पर देखोगे कि बॉन्ड लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक आने में डिक्रीज़ होती है। यही चीज़ आप जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखोगे कि बॉन्ड लेंथ जो है ये डिक्रीज़ होती है, और उसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है ये इंक्रीज़ होती है। तो ये जो है वेरिएशन जो है आपस में एक दूसरे का जो रिलेशन, इसको आप अच्छी तरह से जो है समझ सकते हो। तो एक शॉर्ट टर्म मैं एकदम आपको बता दूं, जो आप जो है स्टडी के दौरान में उसको जो है पिन पॉइंट के तौर पर जो लिख सकते हो, इंक्रीज़ इन बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीज़ इन द बॉन्ड लेंथ, इंक्रीज़ इन द बॉन्ड एंथैल्पी एंड डिक्रीज़ इन द बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इंक्रीज़ इन बॉन्ड ऑर्डर, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज़ इन बॉन्ड एंथैल्पी, और इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज़ इन बॉन्ड लेंथ। तो ये चीज़ जो है आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है एक दूसरे का रिलेशनशिप जो है मालूम कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपली आप जो इसको इस शॉर्ट जो है 3 लाइंस के अंदर इसको आपस में एक दूसरे के साथ को रिलेट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स।